हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपी नोवेल वर्ल्ड। सावधान। इस कहानी में वयस्क भाषा और कुछ ऐसे दृश्य हैं जो केवल 18 वर्ष से ऊपर के श्रोताओं के लिए हैं। इसमें उपयोग किए गए शब्द और स्थितियां हर किसी के लिए उचित नहीं हो सकती। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और इसे अपनी जिम्मेदारी पर सुनें। अध्याय 66। मैं अपनी आग की दीवार को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। यही एक चीज थी जो ज़ॉम्बीज़ को मुझसे और मेरे परिवार से दूर रख रही थी। उनका हर वार, हर खरोंच मुझे और कमजोर कर रही थी। उन्हें उन लपटों की परवाह नहीं थी जो उन्हें जला रही थी। वे बस अपना हमला जारी रखे हुए थे और उनका मांस उतनी ही तेजी से फिर से बन रहा था जितनी तेजी से मेरी आग उसे जला सकती थी। मुझे अपनी पीठ से पसीना टपकता हुआ महसूस हो रहा था और अपने हाथों को ऊपर रखने की कोशिश में वे कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मुझे ये सुनिश्चित करना था कि सभी लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हों, और लियू यूजेक की तरफ से आए लगभग 200 अतिरिक्त सैनिकों को देखते हुए इसका मतलब था कि मुझे और अधिक समय चाहिए था। अचानक मुझे अपनी कमीज के कॉलर को पकड़ने का एहसास हुआ और मैं डर के मारे सहम गई। मुझे लगा जैसे कोई ज़ॉम्बी उस रास्ते से निकल गया हो जो मैंने आदमियों के लिए छोड़ा था। चुप रहो, छोटी बच्ची, मेरे कान के पास एक कर्कश आवाज आई और वान चाओ ने अपना दूसरा हाथ मेरी कमर पर लपेट लिया। मैं ही हूँ, उसने धीरे धीरे मुझे एक एक कदम करके वापस ले जाते हुए कहा। लेकिन जैसे जैसे मैं पीछे हटता गया, मेरी ज्वालाएं भी पीछे हटती गईं, क्योंकि मेरे शरीर से दूर होने पर वे आवश्यक ऊर्जा बनाए रखने में असमर्थ हो गईं। और जैसे जैसे मेरी ज्वालाएं पीछे हटती गईं, ज़ॉम्बी आगे बढ़ते गए, एक एक कदम बढ़ाते हुए अपना लाभ बढ़ाते गए। वांग चाओ ने मुझे गिरने या लड़खड़ाने से बचाते हुए मेरे शरीर को सही दिशा में निर्देशित किया। उस क्षण उन पर पूर्ण विश्वास करते हुए मैंने आग बुझाने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन फिर भी थोड़ा संयम बरता, कहीं सुरक्षित स्थान दूर न हो। नहीं, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। मुझे महसूस हुआ कि हम एक कदम ऊपर चढ़ रहे हैं, और मुझे पता था कि यह फुटपाथ का किनारा ही होगा। बस कुछ और कदम, उसने हौसला बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि ज़ॉम्बीज़, मानो ये जानते हुए कि हम बच निकलेंगे, दीवार पर अपने हमले तेज कर रहे थे। मेरी आंखों के सामने नीली आग की दीवार के अलावा कुछ नहीं था। मुझे ये भी नहीं दिख रहा था कि मेरे सामने कौन से ज़ॉम्बी हैं या मेरे आसपास कोई है या नहीं। मैं बस पीछे हटता रहा जब तक कि जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। हम यहाँ हैं, छोटी बच्ची। अगर हो सके तो उन्हें पीछे धकेल दो ताकि हमें गेट बंद करने और अंदर जाने का मौका मिल सके। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने सुझाव दिया था। मैंने अपने भीतर की सारी ताकत और ऊर्जा को इकट्ठा किया और उसे बाहर निकलने दिया, ये कल्पना करते हुए कि वह ऊर्जा ज़ॉम्बी को घेर लेगी और उन्हें जलाकर राख कर देगी। अगर आप सफलता की कल्पना करने जा रहे हैं, तो क्यों न पूरी तरह से प्रयास करें। सब कुछ अंधेरा होने से पहले मुझे स्टील के फाटकों के टकराने की आवाज़ सुनाई दी और मैं गिर पड़ा। आगे क्या होगा इसकी मुझे कोई परवाह नहीं थी। लियू वेई ने देखा कि वांग चाओ ने ली दाइलू को बाहों में उठाया और उसे घर के अंदर ले आया। क्या वह ठीक है? उसने पूछा। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। जला हुआ है, वांग चाओ ने उसे सोफे पर लिटाते हुए जवाब दिया। एक कंबल लेकर उसे ओढ़ाते हुए उसने आसपास खड़े आदमियों की ओर देखा। कोई हताहत तो नहीं हुआ? उसने पूछा। नहीं, लियू वेई ने चश्मा ठीक करते हुए जवाब दिया। कल से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। तुम, यूजेक, उस आदमी ने पीछे मुड़कर अपने सहायक अधिकारी की ओर देखा। भौहें उठाकर उसने सवालिया अंदाज में उससे रिपोर्ट सुनने का इंतजार किया। 2 लोग मारे गए, कई घायल हुए, यह जवाब चेन ज़ीहान ने दिया, जो लियू यूजेक का दूसरे नंबर का कमांडर और रेड ड्रैगन सिंडिकेट का गुंडा था। लियू यूजेक ने सहमति में सिर हिलाया और अपने बड़े भाई की ओर देखा। अब तुम बताओगे कि वह कौन है? उसने सोफे पर बेहोश पड़ी लड़की की ओर इशारा करते हुए पूछा। तुम्हारा उद्धारकर्ता, लियू वेई ने व्यंग्यपूर्ण जवाब दिया। लियू यूजेक ने अपनी आंखें घुमाई। वो बाई ही खुश नहीं होगी, उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। और मुझे क्या फर्क पड़ता है? लियू वेई ने जवाब दिया और उस हवेली की सामने वाली खिड़की के पास गया जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसा कि ली दाइलू ने बताया था, ज़ॉम्बी शिकारी थे। वे तब तक अपनी जगह नहीं बताते जब तक उन्हें अपने शिकार के सफल होने का पूरा भरोसा न हो जाए। ऊपर देखने पर उसे कोई पक्षी या जानवर दिखाई नहीं दिया, इसलिए वह यही मान सकता था कि वे अभी भी बाहर ही हैं। तुम लोग बाहर क्या कर रहे थे? दादाजी ने मुझे बाहर जाकर देखने को कहा था कि क्या हो रहा है, लियू यूजेक ने जवाब दिया और बैठक में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया।
सोफे पर एक महिला बैठी होने के कारण बैठने की जगह सीमित थी। लियू वेई ने अपनी भौहें उठाई और अपने छोटे भाई की ओर मुड़कर देखा। और मैं तुमसे कहूं कि 1 नवंबर के बाद तक घर पर ही रहो। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। लियू यूजेग ने कंधे उचकाते हुए कहा। दादाजी ने कुछ और ही कहा था। और यही असली पेचीदगी थी। लियू वेई नाम के मुखिया तो थे, लेकिन वे सिटी एच में स्थायी रूप से नहीं रहते थे, इसलिए सभी लोग अपने दादाजी के आदेशों का पालन करते थे। और यह सब कैसा रहा? लियू यूजेग ने उपहास उड़ाते हुए कहा। सब ठीक चल रहा था, जब तक बिजली नहीं चली गई और राजकुमारी को बाल सुखाने या गर्म पानी से नहाने में असमर्थ होने पर घबराहट नहीं होने लगी। अगर आपको पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है, तो थोड़ी सी सूचना दे देते तो अच्छा होता। लियू वेई ने अपने होंठ सिकुड़े और सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, मुझे खुलकर कह देना चाहिए था। 1 नवंबर को पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और ज़ॉम्बी का कहर शुरू हो जाएगा। तुम मेरी बात मान लेते, है ना? उसने लियू यूजेग से नजरें मिलाते हुए पूछा। लियू यूजेग ने अपनी निगाहें नहीं हटाईं और चुप रहना ही बेहतर समझा। अगर लियू वेई ने उसे यह बात बताई होती तो वे उसे पागल समझ लेते। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। तो तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा होने वाला है? उसने वह सवाल पूछा जो बिजली जाने के बाद से उसके मन में खटक रहा था। लियू वेई ने अपना सिर झुकाकर सोफे पर बैठी महिला की ओर इशारा किया। वांग चाओ उसके पास पहुंच गया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। वांग चाओ की प्रेमिका? लियू यूजेग ने कुछ हैरानी से पूछा। उसे पता ही नहीं था कि वांग चाओ को समलैंगिकों में दिलचस्पी है, और तो और उसकी कोई प्रेमिका भी है। नहीं, लियू वेई ने गुस्से से कहा और सोफे की ओर बढ़ते हुए ली दाइलू के पैरों को उठाकर अपनी गोद में रख लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कंबल अभी भी उसे ढके हुए है। वांग चाओ ने लियू वेई की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं। यही उसका एकमात्र जवाब था। लियू वेई ने बस अपनी आंखें घुमाई और बातचीत जारी रखने से इनकार कर दिया। उसने हमें बताया था, उसने बातचीत को मुख्य विषय पर वापस लाने की कोशिश करते हुए कहा। वह इसकी तैयारी कर रही थी और उसने हमारी एक संपत्ति खरीद ली थी। और तुमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया? लियू यूजेग ने आश्चर्य से भरी आवाज में पूछा। चेन जी हान भी दंग रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लियू वेई यह मान लेगी कि दुनिया का अंत होने वाला है। शुरू में तो नहीं, लेकिन वो बहुत ही समझाने वाली है। लियू वेई ने ली दाइलू की ओर देखते हुए स्वीकार किया। वह धीरे धीरे अनजाने में उसके पैर सहलाने लगा। खैर, यहाँ कितने आदमी हैं और तुम्हारी क्या योजना है? मैंने दादाजी के पास लगभग 50 आदमियों को छोड़ा है और वो बाई ही के पास उसके पिता से 25 और आदमी हैं। वे काफ़ी सुरक्षित होने चाहिए। जब तक कोई उन्हें बचाने नहीं आता, तब तक उनमें से कोई भी घर छोड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इसके लिए आपको शुभकामनाएं, वांग चाओ ने उपहास करते हुए कहा। उसकी उंगलियां ली दाइलू के काले बालों में फिर रही थी। कोई किसी को बचाने नहीं आ रहा है। उसे ठीक उसी क्षण तक समझ नहीं आया कि दाइलू क्या कह रही थी। लोग पहले कुछ दिन किसी के आने और उन्हें बचाने का इंतजार करते हैं, और खाना खत्म होने पर ही अपना घर छोड़ते हैं। लियू यूजेग ने भौहें चढ़ाईं। उसके चेहरे का भाव किसी भी सामान्य व्यक्ति को डरा देता। लेकिन अफसोस की बात है कि इस कमरे में मौजूद लोग सामान्य नहीं थे। सरकार का क्या? ऐसा कुछ नहीं है। संभवतः जिन ठिकानों पर सेना तैनात थी, वही लोगों के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती, लेकिन उच्च अधिकारी अपने सैनिकों, जो अब उनकी निजी सेना बन चुके थे, को नागरिकों की रक्षा के लिए बाहर भेजने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। ली दाइलू ने कहा था कि सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करने के लिए अफरा तफरी मच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई भी उन क्षेत्रों के बाहर कानूनों को लागू करने की जहमत उठा रहा हो। लियू यूजेग अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए, अपने हाथ गोद में रख लिए और चुप हो गए। चेन जी हान, जो लियू यूजेग के ठीक पीछे और दाहिनी ओर खड़े थे, आराम से बैठे थे। उनके पैर कंधों की चौड़ाई के बराबर फैले हुए थे और हाथ उनकी पीठ के पीछे थे। हमारा अगला कदम क्या होगा? लियू यूजेग ने पूछा। हम उसके जागने और हमें बताने का इंतजार करेंगे। लियू वेई मुस्कुराया और उसने उस महिला की ओर देखा जो उसके लिए हर दिन और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही थी। तो फिर मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए, लियू यूजेग ने कहा, और उसने भी सोफे पर लेटी हुई लड़की को देखा, जो जाहिर तौर पर गहरी नींद में थी। अध्याय 67। मुझे याद था कि मैंने सपना देखा था, बैंगनी आग के बारे में कुछ, लेकिन जागने पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे सपने से बाहर आते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी नर्म चीज पर लेटी हुई हूँ और कोई मेरे बालों से खेल रहा है और मेरे पैरों की मालिश कर रहा है।
कुल मिलाकर जागने का ये बुरा तरीका नहीं था। मैंने अंगड़ाई लेते हुए गुनगुनाया, आंखें खोलने से इनकार कर रही थी। मैं थकी हुई थी, भयानक सिर दर्द था और सचमुच चॉकलेट केक खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। मैंने वान चाओ की हल्की हंसी सुनी और जवाब में मुस्कुरा दी। इस जगह पर सामान उपलब्ध है, उसने कहा। उसकी आवाज़ किसी देवदूत को भी पाप करने के लिए उकसा सकती थी, और मैं कोई देवदूत नहीं था। सामान, मैंने कहा। मेरा ध्यान तुरंत उसके शब्दों पर गया। मुझे सामान पसंद है। सामान का नाम सुनते ही मेरा सिरदर्द जैसे जादुई तरीके से गायब हो गया। उसने सहमति में गुनगुनाया, लेकिन अगर तुम इन्हें इकट्ठा करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी, उसने कहा और साथ ही उसकी उंगलियां मेरे बालों में कंघी करती रहीं। क्या मुझे उठना ही पड़ेगा? मैंने सचमुच खुशी और संतोष से भरे स्वर में कहा। उठने में मुझे इस समय जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही थी, उतनी ऊर्जा खर्च करने की मेरी इच्छा नहीं थी। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, उसने मुझसे सहमत होते हुए कहा, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि झांग हाओरान या लियू यूजेग उन्हें अपने साथ ले जाएंगी या नहीं। मैं उन्हें मार डालूंगी। मैं चीखी और झट से उठकर कमरे में चारों ओर देखा। मेरी आंखें चौड़ी हो गई थी। मैं एक सोफे पर लेटी थी, जिसके दोनों सिरों पर वान चाओ और लियू वेई थे, और मेरे सामने लुई यूजेग और उसके पीछे एक और आदमी खड़ा था। मैंने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन मुझे झांग हाओरान कहीं नहीं दिखा। वह कहाँ है? मैं गुर्राई। मैं उसे अपना सामान चुराने नहीं देना चाहती थी। मैंने उस आदमी को 2 बार बचाया है। अगर उसने मेरी चीज़ लेने की हिम्मत की, तो उसे तीसरी बार के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे अपने दोनों ओर से हल्की हंसी सुनाई दी और मैंने अपना सिर घुमाकर पहले लियू वेई और फिर वान चाओ की ओर देखा। क्या कुछ मजाकिया है? मैंने झल्ला कर पूछा। हर गुजरते पल के साथ मैं पहले से ज़्यादा सहज महसूस कर रही थी। बर्नआउट बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था, लेकिन सौभाग्य से मैं ठीक हो रही थी। ऐसे लोगों के बारे में डरावनी कहानियां थीं जिन्होंने अपनी शक्तियों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि अंत में वे सामान्य बन गए। बिल्कुल नहीं, प्रियतमा, लियू वेई ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा सामान पूरी तरह सुरक्षित है और जब चाहो ले लो। मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई, मानो यही उम्मीद थी, और लियू यूजेग की ओर देखा। तो आप लोग भी यहाँ हैं? मैंने ये जानने की कोशिश करते हुए पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। ऐसा ही लगता है, लियू यूजेग ने थोड़े घमंडी अंदाज में कहा। और झांग हाओरान कौन है? मैंने कमरे में चारों ओर देखते हुए पूछा। जहां तक मैं समझ सकता हूं, वह बाहर अपने भाई से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहा है, वान चाओ ने जवाब दिया, मानो उस व्यर्थ प्रयास का उससे कोई लेना देना ही न हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और उसका क्या हाल चल रहा है? वान चाओ ने बस कंधे उचका दिए। उसे अपने होने वाले साले की कोई परवाह नहीं थी। ठीक है, तो योजना क्या है? लगता है हम तुम्हारे जागने और ये बताने का इंतजार कर रहे थे कि क्या होने वाला है, लियू यूजेग ने एक बार फिर श्रेष्ठता का भाव दिखाते हुए कहा। ये तो मज़ेदार होने वाला था। मैंने अपनी भौहें उठाईं और अपने सामने बैठे व्यक्ति को देखकर मुस्कुराई, मानो वह कोई दरबारी हो। मैं राजकुमारों से घिरी हुई थी और उनमें से केवल 2 ही इतने समझदार थे कि अपनी परिस्थितियों को समझ सकें। अपने दोनों बेटों को देखकर मेरी मुस्कान और चौड़ी हो गई। कितने समझदार हैं! मैंने उनकी प्रशंसा की, इस बात से खुश थी कि मेरे जागने तक उन्होंने कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं किया। बाहर मौसम कैसा है, और हम लियू वेई के घर से कितनी दूर हैं? मैंने अपने चारों ओर खड़े पुरुषों की ओर देखते हुए पूछा। बाहर कोई हलचल नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहर ज़ोंबी का झुंड है या फिर इस इलाके ने सर्वनाश से पहले अपने आसपास के सभी जानवरों को खत्म कर दिया था, लियू वेई ने मुझे संक्षिप्त जानकारी देते हुए कहा। और दूरी, मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। हम यहाँ से लगभग 3 ब्लॉक दूर देख रहे हैं, लियू यूजेग ने कहा। मैंने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। ठीक है, हमारे पास कितने आदमी मौजूद हैं, हथियारों की क्या स्थिति है, और समय क्या हुआ है? मैंने आगे पूछा। मैं एक दरवाजे से अंदर गया और एक भोजन कक्ष जैसा दिखने वाले कमरे में पहुंचा। यह मेरे पसंदीदा फार्म हाउस शैली के हिसाब से बहुत दिखावटी था, इसलिए मैंने इसे वहीं छोड़ दिया। रसोई में जाते ही, अलमारियां खोलते ही मुझे बचा हुआ खाना मिल गया। उसे अपनी जगह पर रखते हुए मैंने घर का अपना दौरा जारी रखा। वान चाओ और अन्य लोग मेरे पीछे पीछे घूमते रहे और इधर उधर उन चीज़ों की ओर इशारा करते रहे जो वे चाहते थे। आश्चर्य की बात यह है कि लियू यूजेग और उसकी परछाई ने अपनी आंखों के सामने चीज़ों को गायब होते देख एक शब्द भी नहीं कहा। हम 5 को छोड़कर कुल मिलाकर 342 आदमी हैं,
और ठंडे हथियारों की संख्या केवल आधे आदमियों के लिए ही काफ़ी है, जब तक कि आपके पास और तलवारें न हो। और दोपहर के 4 बज रहे हैं, वांग चाओ ने अपनी पसंद के एक फूलदान की ओर इशारा करते हुए कहा। खैर, अगर उसे पसंद है तो। मैंने हाथ हिलाकर उसे अपने पास रख लिया। मैं रुक गया, ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या मेरे पास और तलवारें, खंजर या ऐसी कोई चीज़ है जिससे शरीरों के सिर धड़ से अलग किए जा सकें। अनजाने में, अरे, मैं अभी भी कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहा था। ये जगह मेरे लिए नहीं है। हमारे सामने गलियारे में तलवारों, कुल्हाड़ियों और छोटी तलवारों का ढेर आ गया। ओह, मैंने कहा, यह जताने की कोशिश करते हुए कि यह सब मेरी जानकारी के बिना हुआ था। माफ करना, लेकिन लगता है हमारे पास और भी हथियार हैं। क्या तुम लोग उन्हें चलाना जानते हो? मैंने लियू यूजेग से पूछा, जैसे ही वह आगे बढ़ा और ढेर में से म्यान में रखी कटाना तलवार उठा ली। वे ठीक रहेंगे, उसने बड़े ही बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया। अच्छा, मैंने हथियारों के ढेर के चारों ओर घूमते हुए कहा और घर का अपना दौरा जारी रखा। और वह छड़ी जो तुम्हारी गांड में फंसी है, क्या वह किसी का सिर काटने के लिए काफी तेज है या हमें जाने से पहले उसे निकालकर तेज कर लेना चाहिए? मेरी टिप्पणी पर सन्नाटा छा गया और मैंने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश तो नहीं की, लेकिन कोशिश जरूर की। मैंने पीछे मुड़कर देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जब किसी की ओर से कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने इसे अपनी जीत मान लिया। मैंने घर का निरीक्षण जल्दी से पूरा कर लिया, ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि मैं कोई भी जरूरी चीज पीछे न छोड़ दूं। इसका मतलब था कि मैंने सारे बिस्तर, गद्दे, चादरें, तौलिए और जो भी काम की चीजें मुझे मिली, सब ले लीं। मैं बाद में पछताना नहीं चाहता था कि काश मैंने मौका रहते ये सब ले लिया होता। मैंने लिविंग रूम का सारा फर्नीचर भी ले लिया, एहतियात के तौर पर। और अगर मुझे ये डर न होता कि हैट्स हंगामा करेगा, तो मैं छोटा सा कुत्ते का बिस्तर भी ले जाता, लेकिन चूंकि वो ले ही जाता, इसलिए मैंने इसे यहीं छोड़ दिया। देखो, मैं दूसरों के लिए चीजें पीछे छोड़ सकता हूं ताकि वे भविष्य में उन्हें ले जा सकें। नए सामानों की बदौलत मेरा मूड काफी अच्छा था, और मैं ये देखने के लिए तैयार होकर दरवाजा खोलने निकला कि दुनिया ने मेरे लिए क्या रखा है। जाहिर है, इसका मतलब था कि मैं सीधे एक संदूक से टकरा जाऊं और मेरी नाक कुचल जाए। आखिर कौन दरवाजे के इतने पास खड़ा होता है भला? ऊपर देखते ही मेरे सवाल का जवाब मिल गया। तुम क्या चाहते हो, झांग हाओ रान? मैंने बड़बड़ाते हुए अपनी नाक रगड़ी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह ठीक है। और हाँ, जो लोग चिंतित थे उनके लिए बता दूं, मैं भी चिंतित था। वांग चाओ, हम कब निकल रहे हैं? उस आदमी ने मेरे सिर के ऊपर से वांग चाओ से पूछा। हद ही हो गई। खैर, अगर वह पहले बदतमीजी करने वाला था, तो मेरे पास भी पलटवार न करने का कोई कारण नहीं था। मैंने अपना पैर पीछे घुमाते हुए झांग हाओ रान की पिंडली पर जोरदार लात मारी। उसे जमीन पर गिरते और दर्द से चीखते हुए अपनी पिंडली पकड़े देखकर मुझे पहले वाली सारी खुशी याद आ गई। लगभग उछलते कूदते सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैं उन धातु के दरवाजों तक पहुंचा जिन्होंने हम सबको ज़ॉम्बी से बचाया था। उस पल जो भी ईश्वर या देवता सुन रहे थे, उन्हें धन्यवाद देते हुए मैं खुश हुआ कि ज़ॉम्बी के इस झुंड ने दीवारों को फांदने का विकल्प नहीं चुना। चूंकि दीवारें केवल 6 फीट ऊंची थीं, इसलिए ऐसा होना नामुमकिन था। मैंने अपने हाथों में गुलाबी और दाएं हाथ में नीली बत्तियां पकड़ीं और आदमियों को धीरे धीरे दरवाजे खोलने का इशारा किया। मुझे किसी पक्षी या अन्य वन्यजीव की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, इसलिए मैं ये जोखिम नहीं लेना चाहता था कि कहीं ज़ॉम्बी उबकर चले न गए हों। जैसे ही दरवाजा मुश्किल से 1 फुट से थोड़ा सा खुला, मैं झट से बाहर निकल गया, भीड़ का फिर से सामना करने के लिए तैयार। इस बार जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित। अध्याय 68। जैसे ही मैं गेट के दूसरी तरफ पहुंचा, मैं जम गया। मैंने दाएं और बाएं चारों ओर देखा, चारों ओर नजर घुमाई। एक भी ज़ॉम्बी नजर नहीं आया। नाक सिकोड़ते हुए मैंने हेड्स को अपने पास से हटाया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खदान में छिपे हुए चिड़िया की तरह संभालना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ी मदद करोगे क्या? मैंने उससे पूछा और उसे अपने कंधे पर उसकी हमेशा वाली जगह पर बिठा दिया। उसने मुझे घूर कर देखा और इधर उधर घूमने लगा, अपने पंजे मुझ में गड़ाते हुए आराम से लेट गया। जो एनीमे मैं देखती थी और यहाँ तक कि जो किताबें मैं पढ़ती थी, जिनमें नायिका के कंधे पर बिल्ली बैठी रहती थी, उनमें कहीं भी यह नहीं बताया गया था कि ऐसा करना कितना दर्दनाक होता है। जब भी हेड्स फिसलकर अपने पंजे मुझ में गड़ाता था, तो वहाँ नए निशान बन जाते थे। 0/10। मैं इसकी बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी, सिवाय ज़ॉम्बी सर्वनाश के। और तब भी एक कुत्ता पाल लो और उसे पट्टी से बांध लो।
हैब्स को धूप में आराम से सोते देख मैं वापस मुड़ा और अपने पीछे बंद हो चुके दरवाजों पर दस्तक दी। जैसे ही दरवाजे धीरे धीरे खुले, मैंने चिल्लाकर कहा, सब ठीक है, चलो चलें। वांग चाओ, लियू वेई, लियू यूजेग, जिसे चेन जी हान बताया गया था, और झांग हाओरान सबसे पहले बाहर आए, फिर बाकी लोग आए। अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर मैं डर के मारे कांप जाता। अगर ऐसा न होता कि नरक मुझ पर अपना पंजा गड़ा देगा। उम्मीद है कि यह सब हो जाने के बाद इनकी संख्या काफी कम हो जाएगी। इतने सारे लोगों का समूह होना मुसीबत को न्योता देने जैसा था। मैंने अपनी गर्दन चटकाए और हैब्स के बारे में पूरी तरह भूल गई। तभी खूनी दस्ताने बाहर आ गए। डर के मारे कांपते हुए मैंने पुरुषों को पहले जाने का इशारा किया। मुझे कॉफी चाहिए थी। चॉकलेट केक तो बाद में खाऊंगी, लेकिन मैं चलते फिरते कॉफी पी सकती थी। एक ट्रैवल मग में बढ़िया कॉफी, 5 शॉट एस्प्रेसो वाली कॉफी भरकर मैं भीड़ के बीच में छिप गई और दोपहर का आनंद लिया। जब उन्होंने कहा था कि हवेली पास ही है, तो वे मजाक नहीं कर रहे थे। 10 मिनट से भी कम समय में मैंने अपनी कॉफी भी पूरी नहीं की थी। हम दूसरे द्वार पर पहुंच गए और लियू यूजेग आगे बढ़कर सामने पहरा दे रहे व्यक्ति से बात करने लगा। कुछ ही मिनटों में हम सब एक ऐसी हवेली में प्रवेश कर रहे थे जो मैंने अब तक देखी सबसे अनोखी हवेली थी। मुझे नहीं लगता कि अद्वितीय सही शब्द है, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरी पसंद का नहीं था। ये गोथिक और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण लग रहा था, और हालांकि मुझे यकीन है कि इस पर बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, फिर भी मैं इससे प्रभावित नहीं हुआ। दाईं ओर एक गोल मीनार जैसी संरचना थी, लेकिन उसमें वैसी छत नहीं थी जैसी मीनार शब्द सुनते ही दिमाग में आती है। ये हवेली के 2 हिस्सों को जोड़ती थी, एक दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर, जिससे पूरा घर एक ऐसे अधिक कोण जैसा दिखता था जैसा गणित के प्रश्न में होता है। एक बार फिर फर्श से छत तक फैली खिड़कियां थीं, जो मुझे ज़ॉम्बी के खतरे से पहले भी पसंद नहीं थीं। मुझे पता है कि आम लोग अंदर नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी इतनी खुली जगह में रहना मुझे बहुत डरावना लगता था। मन में चल रहे विचारों से चिंते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि कब वे लोग अपनी अपनी कतारों में खड़े हो गए और मुझे अकेला छोड़ दिया। आंखें घुमाते हुए मैं उन 5 आदमियों के पास गई जो बाकी आदमियों के सामने खड़े थे। हालांकि मैं उनके अनुशासन की सराहना करती थी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि वे कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे थे। पर यह सिर्फ मेरी सोच थी। मैं तब तक चलता रहा जब तक मैं वांग चाओ और लियू वेई के बीच अपनी नियमित जगह पर नहीं पहुंच गया, जो एक बंद दरवाजे को बहुत ध्यान से देख रहे थे। मैं असमंजस में पड़ गया और चारों ओर देखा तो पाया कि झांग हाओरान को छोड़कर बाकी सब लोग दरवाजे की ओर देख रहे थे। झांग हाओरान जैसा न बनने की चाह में मैं भी एक बंद दरवाजे को घूरने लगा। अरे यार, ये तो बकवास है, मैंने बड़बड़ाया। शायद ये सिटी एज की कोई बात हो, या फिर कोई पागलपन वाली बात। वैसे मैं तो कुछ कहने वाला भी नहीं था। मेरे दिमाग में तो हर समय कुछ न कुछ चलता ही रहता था। मुझे पक्का यकीन है कि ये पागलपन वाली बात ही है। मेरे बगल में बैठे वांग चाओ ने धीरे से हंसते हुए मेरी कमर पर हाथ रखा और मेरे माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। तुम पागल नहीं हो, मुझे तुम्हारी ये बेबाक बातचीत बेहद प्यारी लगती है। बेवकूफ़ी भरी मनगढ़ंत बातें। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बंद दरवाजे को घूरना पागलपन क्यों नहीं है? क्या कोई अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का परीक्षण कर रहा है और यह जानना चाहता है कि क्या वह बंद दरवाजा खोल सकता है? मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। ये दादाजी के प्रति सम्मान का प्रतीक है, लियू यूजेग ने सीधे सामने देखते हुए कहा। लियू वेई के चारों ओर देखने के लिए आगे झुककर मैंने लियू यूजेग की ओर देखा। तो उस आदमी की नज़र बहुत तेज है और वो बंद दरवाजे के पार से हमें देख सकता है। मैंने पूछा, मुझे माफ़ करना, शायद मैं थोड़ी नासमझ थी क्योंकि मैं यहाँ पली बड़ी नहीं हूँ, इसलिए समझ नहीं पाई, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे थे? मुझे नहीं लगता कि किसी ने दरवाजे की घंटी भी बजाई थी। अगर हम उसे बताते ही नहीं, तो उस बूढ़े आदमी को कैसे पता चलता कि हम यहाँ हैं? और अगर उसे पता ही नहीं चलता कि हम यहाँ हैं, तो क्या हमें घंटों दिनों तक ऐसे ही खड़े रहना पड़ता? वांग चाओ ने मेरे हाथों से कॉफ़ी का कप छीन लिया और उसे अपने पीछे खड़े किसी व्यक्ति को थमा दिया। मुझे लगता है तुम्हारे लिए इतनी कॉफ़ी काफ़ी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आज रात तुम इतनी कैफीन के साथ सो नहीं पाओगे। हाँ, मजाक तो उसी पर है, मैंने तो इसे पहले ही खत्म कर दिया। मन ही मन जीभ निकालते हुए मैंने वांग चाओ को अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते सुना। और मुझे नहीं लगता कि कैफीन की ज़्यादा मात्रा जैसी कोई चीज़ होती है। मेरे कांपने का इससे कोई लेना देना नहीं था। ये सोचते हुए कि हम यहाँ कब तक सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे,
मैंने चॉकलेट केक का वो टुकड़ा निकाला जिसका सपना मैं अपने बर्नआउट से जागने के बाद से देख रहा था। प्लेट को बाएं हाथ में और कांटे को दाएं हाथ में पकड़े हुए मैंने पहला निवाला लिया और आह भरी। इस कैफे को वाकई बढ़िया केक बनाना आता था। अफसोस, अब तक तो सारे केक बर्बाद हो चुके होंगे। मुझे लगता है मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज थी, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि अनगिनत निगाहें मेरी तरफ मुड़ गई हैं। अपने केक की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर मैं प्लेट पर झुक गई और उसे जितनी जल्दी हो सके अपने मुंह में ठूंसने लगी। कोई मेरा केक मुझसे नहीं छीन सकता, मैं पहले उन्हें मार डालूंगी। जब मैंने 3 जोरदार ठहाके सुने तो मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि वांग चाओ, लिउ वेई, लुई यूजेग और चेन ज़ी हान मुझे घूर रहे थे। और चेन ज़ी हान को छोड़कर बाकी सब मुझ पर हंस रहे थे। ये सोचकर कि अब चेन ज़ी हान मेरा पसंदीदा है, मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि मैं प्लेट पर बचे हुए आखिरी टुकड़े और फ्रॉस्टिंग चाट लेता, एक आह भरते हुए चेन ज़ी हान लाइन से बाहर निकला और मेरे ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। मैं आंखें फाड़कर उस 6 फुट 6 इंच लंबे आदमी को देखता रहा। यहाँ के लोगों को क्या खिलाया जाता है? सब लोग तो हद से ज्यादा लंबे हैं। उसने मेरी ठुड्डी पकड़कर मेरा चेहरा स्थिर किया और फिर अपने अंगूठे से मेरे मुंह और गालों को पोंछने लगा। अगली बार धीरे करो, वो गुर्राया। तुम्हारे पूरे चेहरे पर चॉकलेट लगी है, कोई इसे तुमसे नहीं हटाएगा। जब उसे लगा कि मेरा चेहरा काफी साफ हो गया है तो वह वापस लाइन में अपनी जगह पर चला गया। मैंने वांग चाओ और लियू वेई की तरफ देखा, क्या बंद दरवाजे को घूरना ठीक नहीं था? वांग चाओ ने बस अपने कंधे उचका दिए। वह सही कह रहा है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। कोई तुमसे इसे छीनने वाला नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे पर चॉकलेट छोड़ देता। तुम बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे लग रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा निचला होंठ बाहर निकल रहा है। मैं बच्ची नहीं थी, इस जीवन में मेरी उम्र 20 साल थी और कुल मिलाकर लगभग 70 साल। मैं छोटी बच्ची नहीं थी। जरूर, प्रियतमा, लियू वेई ने अपनी निगाहें हटाए बिना कहा। ये क्या बकवास है? लियू वेई को मेरा दिमाग पढ़ने की क्षमता नहीं होनी चाहिए थी। ये तो वांग चाओ की करतूत थी। मैं उन दोनों को अपने दिमाग में संभाल नहीं सकती थी। अकेले मेरे दिमाग में रहना ही काफी डरावना था। वह नहीं कर सकता, वांग चाओ ने कहा, जो स्पष्ट रूप से आनंद ले रहा था। तुम्हारा चेहरा ही इतना भावपूर्ण है, मन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे सोचने के लिए 1 घंटा और मिल जाता तो मैं कुछ व्यंग्यात्मक जवाब देने वाला था, लेकिन आखिरकार दरवाजे खुल गए और मेरे आसपास के सभी लोग थोड़ा और संभल गए। लगता है मुख्य अतिथि आ गए हैं, या हम ही मुख्य अतिथि हैं। मैंने मन ही मन अपने कंधे उचका दिए। चाहे कुछ भी हो, वांग चाओ सही था, मुझे कैफीन का सेवन कम करना पड़ सकता है। अध्याय 69। एक बुजुर्ग सज्जन। देखिए, मैं कितनी अच्छी हो सकती हूँ। दरवाजे से बाहर निकले, उनका हाथ बगल में खड़ी महिला से जुड़ा हुआ था और दूसरा हाथ धीरे से उस महिला के हाथ को थपथपा रहा था जो उनकी कलाई पर टिका हुआ था। उन्होंने गहरे नीले रंग का पिन स्ट्राइप सूट पहना हुआ था, जिसके नीचे सफेद शर्ट और गहरे नीले रंग की टाई थी। उनके सफेद बाल बुजुर्गों की तरह कंघी किए हुए थे और उन्होंने एक स्टाइलिश दाढ़ी रखी हुई थी। उन्होंने बगल में खड़ी महिला के प्रति जो स्नेह दिखाया, वह दिल को छू लेने वाला था। मैं भी कभी इस तरह की नज़रें अपने लिए चाहती हूँ। कितना प्यारा। मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे उम्र के अंतर वाले रोमांस बहुत पसंद हैं और ये तो कम से कम 50 साल का अंतर लग रहा था। और नहीं, मैं किसी की पसंद को लेकर शर्मिंदा नहीं होती। उन्हें अपने जीवन का प्यार मिल गया, इसके लिए उन्हें बधाई। मैं उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। इस जोड़े को देखकर और ये सोचते हुए कि वे साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे कुछ मिनट लगे वांग चाओ की ठहाके वाली हंसी की आवाज़ सुनने में। जब सबका ध्यान उसकी ओर गया तो नगर ए के राजकुमार ने बस अपना हाथ हवा में लहराया। हंसते हुए पकड़े जाने पर उसे जरा भी शर्म नहीं आई। अगर मैं होता तो मैं चाहता कि जमीन मुझे निगल ले। इस विचार से जमकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उम्मीद कर रहा था कि कहीं मुझे कोई ऐसी पृथ्वी शक्ति न मिल जाए जिसके बारे में मुझे पता न हो। मैंने एक बार एक पृथ्वी शक्ति का उपयोग करने वाली महिला को शर्मिंदगी के कारण जमीन में समाते हुए देखा था। मैं इस तरह मरना नहीं चाहता था। हमने घंटों तक उसे खोदकर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मिली। वांग चाओ एक बार फिर जोर से हंस पड़ा और मैं समझ गया कि उसने मेरे दिमाग में चल रही उन तस्वीरों को देख लिया था जिनमें एक महिला के नीचे एक विशाल गड्ढा खुलता है और वह उसमें गिर जाती है और उसके गायब होते ही वह गड्ढा बंद हो जाता है। जब आप शक्ति का उपयोग करने वाले होते हैं तो आपको अपने दिमाग में चल रहे विचारों के प्रति सावधान रहना पड़ता है।
क्या कोई मजाक है वांग चाओ? बुजुर्ग सज्जन ने वांग चाओ को घूरते हुए पूछा, मानो वह उसे सबसे बड़ा अपमान दे रहे हों। एक बार फिर वांग चाओ ने बस हाथ हिलाकर बात टाल दी। उन्होंने जवाब में कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मजेदार लगे। आप कैसे हैं, मास्टर लियू? मास्टर लियू, लियू ए और लियू यूजेक के दादाजी, मुझे तो कोई पारिवारिक समानता नजर नहीं आई। खैर, काले बालों को छोड़कर, लेकिन फिर भी देश के में काले बाल लगभग 80% आबादी की पहचान थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसे गिना जाना चाहिए। लियू हाउ यू, जिन्हें लियू ए के दादा के रूप में भी जाना जाता था, ने वांग चाओ को नजरअंदाज करते हुए अपना ध्यान लियू ए की ओर मोड़ दिया। आखिरकार तुमने हमें अपनी उपस्थिति से सम्मानित करने का फैसला किया, उन्होंने तीखे स्वर में कहा। मुझे लगा कि मेरा गुस्सा भड़क रहा है और हेड्स भी मेरी इस प्रतिक्रिया से अप्रभावित रहा। मुझे नहीं लगता कि ज़ोंबी सर्वनाश के बीच में अपना घर छोड़ने का फैसला लियू ए की समस्या थी, मैंने झल्लाते हुए कहा। मैं इन सब से छुटकारा पाकर अपने खेत में वापस जाने के लिए पूरी तरह से उत्सुक था। और तुम कौन हो? बूढ़े मालिक ने सिर घुमाकर मेरी तरफ देखते हुए तीखे स्वर में पूछा। जिस तरह से मैंने उन्हें अपने बगल में बैठी महिला को जकड़े हुए देखा, मुझे लगता है कि मैंने उन्हें नाराज कर दिया होगा। तुम्हारा रक्षक, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वही उत्तर जो मैंने लियू यूजेक को दिया था। मैं रुका। अगर लियू यूजेक को हमारे साथ कुछ समय तक रहना था तो मुझे उसका नाम छोटा करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लियू यूजेक लंबा नाम था, या शायद सोच समझकर लिया गया नाम था। जो भी हो, जाहिर है कैफीन का असर अभी भी जोरों पर था। यही मेरा बहाना था और मैं इसी के सहारे चल रहा था। बकवास, बूढ़े आदमी ने हाथ उठाते हुए जवाब दिया। उसके पीछे चींटियों की तरह दरवाजे से निकले लगभग 20 आदमियों ने अपने हथियार उठाए और मेरी तरफ तान दिए। तुम जरूरत से ज्यादा नाटक कर रहे हो। ये बस बिजली गुल होने की मामूली बात है, कुछ ही घंटों में बिजली वापस आ जाएगी। जब मैंने अपने सिर पर बंदूकें तनी देखी तो मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। सच कहूं तो मैं बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था, लेकिन फिर जब मैंने अपने पीछे से बंदूकें उठने की आवाज़ सुनी तो मुझे बहुत राहत मिली। लियू ए और वांग चाओ को जरा भी हिलने की जरूरत नहीं पड़ी और उनके आदमी अब भी मेरी रक्षा करने के लिए तैयार थे। वैसे तो मैं सीधे गोलीबारी के बीच में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन यह विचार वाकई बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। हाँ, मैंने कहा और एक बॉबलहेड की तरह सिर हिलाने लगा। और इसीलिए 2 दिनों से बिजली नहीं है और अभी तक कोई इसे ठीक करने नहीं आया है। बूढ़े आदमी के बगल में बैठी महिला ने मुझे तिरछी नज़रों से देखते हुए मेरा उपहास उड़ाया। मैंने सिर झुकाकर उसे गौर से देखा। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर रेशम की तरह लटके हुए थे। उसका मेकअप एकदम परफेक्ट था, गुलाबी रंग के शेड्स में किया गया था ताकि वह और भी मासूम लगे। बस हल्का सा काला आईलाइनर और पलके, जिससे सबका ध्यान उसकी आंखों पर केंद्रित हो गया था। वह बेहद सलीके से सजी हुई थी, गुलाबी पेंसिल स्कर्ट, सफ़ेद रेशमी ब्लाउज और ऊपर से गुलाबी कार्डिगन पहने हुए। उसकी सफ़ेद हील्स ऐसी लग रही थी मानो उन पर कभी धूल का एक कण भी न लगा हो और उसकी कलाई, गले और कानों में जड़े हीरे धूप में चमक रहे थे। ये साफ तौर पर उस महान कलाकार की पेंटिंग के साथ युगल शैली अपनाने का एक सूक्ष्म प्रयास था। कुल मिलाकर वह शार्क के शिकार जैसी लग रही थी। मैंने उसकी राय की परवाह किए बिना उस पर मुस्कुरा दिया। अगर उसका साथ देने वाला एक बूढ़ा आदमी है जो शायद गीले कागज के थैले से भी गोली चलाकर निकल सकता है, लेकिन किसी भी तरह से ज़ोंबी का सामना करने में सक्षम नहीं है, तो वह जितना चाहे मेरा मजाक उड़ा सकती है। मैंने एक और कप कॉफ़ी निकाली और हम दोनों के बीच इस घूरने के मुकाबले को जितना हो सके उतना लंबा खींचने की इच्छा जताई। इस बार लियू वेई ने मुझसे कॉफ़ी छीन ली, इससे पहले कि मैं एक घूंट भी पी पाता। मैंने उस पर गुर्राया और उस चुड़ैल से नजरें हटाकर उस मरे हुए आदमी को देखा जिसने मेरी कॉफ़ी छीनी थी। बस करो, उसने एक घूंट लेते हुए कहा। मैंने उसे घूरते हुए सब कुछ अनदेखा कर दिया और अपना सारा ध्यान उस आदमी पर केंद्रित कर लिया जो मुझे मेरी कॉफ़ी से दूर रख रहा था। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि बंदूकें अभी भी मेरी तरफ तनी हुई थीं या मेरे सामने खड़ी औरत की चीख। मेरा पूरा ध्यान उस कॉफ़ी मग पर था जो लियू वेई के सिर के ऊपर था। अगर मैं उछल भी पड़ती तो भी मैं उसे पकड़ नहीं पाती। एक गहरी सांस लेते हुए चेन ज़ी हान मेरी मदद के लिए आगे आया। लाइन से बाहर निकलकर उसने लियू वेई से मग छीना और मुझे दे दिया। वह यकीनन मेरा नया पसंदीदा बन गया था। लियू वेई की लोकप्रियता कम होती जा रही थी। एक बार फिर जब मैंने उस दिव्य पेय की एक घूंट ली तो वांग चाओ जोर से हंस पड़ा।
उसे अकेला छोड़ दो, चेन जी हान गुर्राया और अपनी जगह वापस चला गया। एक हाथ में कॉफी और दूसरे हाथ से कंधे पर हाथ फेरते हुए मुझे रानी जैसा महसूस हो रहा था। और रानी होने के नाते मैं अब और कोई बकवास बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। लेकिन तभी अचानक मुझे एक जोरदार झटका लगा। हम लियू वेई के परिवार तक पहुंच गए, लेकिन अब हम उनके साथ क्या करेंगे? यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था जब लड़कों ने मुझे इस बचाव अभियान में शामिल होने के लिए मनाया था। वे किसी भी हालत में मेरी जमीन पर कदम नहीं रखने वाले थे, और मैं यहाँ रुकने को तैयार नहीं थी। मैंने यथासंभव शांत भाव से कहा, लियू वेई, अब जब हमने उन्हें ढूंढ लिया है तो हम उनके साथ क्या करेंगे? उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा और कंधे उचका दिए। इन्हें घर ले आओ, उसने ऐसे कहा जैसे ये दुनिया का सबसे स्वाभाविक जवाब हो। और ये था भी, लेकिन किसका घर? मैंने उसे तिरछी नज़र से देखते हुए पूछा। ये कहना कि हम उन्हें बस घर ले जा रहे हैं बहुत सारी गुंजाइश छोड़ देता था। घर शहर एच हो सकता था, घर एलिसियन फील्ड्स हो सकता था मेरी लाश पर से, घर पूरे देश के या पड़ोसी देशों में कहीं भी हो सकता था। मेरे विचार में घर एक बहुत ही व्यापक अवधारणा थी। मुझे घबराहट के दौरे के लक्षण महसूस होने लगे और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वान चाओ मेरे पीछे आया और मेरी पीठ से हिलाने लगा। सांस लो, छोटी बच्ची, उसने धीमी, लगभग बिल्ली की म्याऊं जैसी आवाज में कहा। उसने हेड्स को मेरे कंधे से उठाया और उसे अपने पीछे खड़े टीम लीडर को दे दिया, मुझे अपनी बाहों में और कसकर खींचते हुए। शुक्र है कि मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया। लियू वेई समझाएगा कि उसका क्या मतलब है, लेकिन चलो अंदर चलते हैं और परेशान होने से पहले सब कुछ सुलझा लेते हैं। ठीक है, उसने पूछा। उसकी आवाज़ अभी भी वैसी ही कोमल थी। मुझे उसकी बाहों में सुकून महसूस हुआ। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन फार्म का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे वान चाओ के सिर हिलाने का एहसास हुआ। सहमत हूँ। संपर्क सेवा की शर्तें। अध्याय 70। मजाकिया बात है, लियू परिवार के बूढ़े मालिक से लिपटी महिला की कोमल आवाज आई। मुझे याद नहीं कि मैंने उसे घर में बुलाया था। मैंने अपने सामने खड़ी महिला को देखा, उसके हर रोम से श्रेष्ठता का भाव झलक रहा था। तुम मुझे अपने घर में नहीं आने देना चाहती? मैंने सिर झुकाकर पूछा। मेरे चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने देना चाहती। अपने आसपास के लड़कों को देखते हुए मेरी मुस्कान वैसी ही बनी रही। मैं बस बाहर जाकर आराम करती हूँ, तुम लोग यहाँ की परेशानी संभाल लो। मुड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए मैं भूल गई थी कि मैं अभी भी वान चाओ की बाहों में फंसी हुई थी और वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। हार मानकर मैंने अपने कंधे झुका लिए, चुप रहा और लड़कों के बीच मामला सुलझने का इंतजार करने लगा। वो बाई ही, मुझे याद नहीं आता कि यह तुम्हारा घर था, लियू यूजेग ने कहा, और मेरा पूरा ध्यान उसकी ओर खींच लिया। क्या ये वही वो बाई ही थी? वही वो बाई ही जिसकी सगाई लियू वेई से हुई थी? तो फिर वह प्लेबॉय मैंशन में खरगोश की तरह बूढ़े मालिक से क्यों चिपकी हुई थी? मैं पूरी तरह से असमंजस में थी। मैंने अपना सिर पीछे झुकाया और वान चाओ की तरफ देखा। वो बाई ही, मैंने धीरे से कहा और उसने बस सिर हिलाकर जवाब दिया। एक पल रुककर मैं जल्दी ही अपने अविश्वास से उबर गई। अगर वह लियू वेई के बदले उसके दादा को चाहती थी तो यह उसकी मर्जी थी। मैं अपनी इस बात पर कायम थी कि मैं किसी की भी यौन इच्छाओं को लेकर शर्मिंदा नहीं करूंगी। एक बार फिर उसने तीखी चीख मारी और अपने हाथ पकड़े हुए बूढ़े आदमी की ओर देखा, विरोध में अपनी बाहें हिलाई और बदले में उस बूढ़े मालिक को भी हिला दिया। और लड़कों को लगा कि मैं बचकानी हरकतें कर रही हूँ। मैंने ताना मारा। शायद मुझे उसे अपने पास रखना पड़ेगा ताकि लड़कों को याद दिला सकूं कि मैं उससे कितनी बेहतर हूं। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम कितने परिपूर्ण हो, वान चाओ ने मेरे दिमाग में इधर उधर देखते हुए कहा। जब तक आपको पता है। अब क्या हम जल्दी ही अंदर जा रहे हैं? मैंने चारों ओर देखते हुए पूछा। शाम के लगभग 5 बज रहे थे और पहले खाया हुआ केक मुझे तृप्त नहीं कर रहा था। मुझे खाना खाना था, बैठना था और नहाना भी था। मैं यहाँ खड़े होकर एक दूसरे को गालियाँ देना नहीं चाहता था। जब ज़ॉम्बी की ज़रूरत थी तब वो कहाँ था? और याद रखिए, मैंने सिर्फ एक कहा है, झुंड नहीं। मुझे बस मनोरंजन का कोई ऐसा साधन चाहिए था जिससे मुझे हर गुजरते मिनट के साथ दिमागी कोशिकाएं कम होने का एहसास न हो। लियू वेई ने एक गहरी सांस छोड़ी, मानो हार मान ली हो, और सामने के दरवाजे की ओर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। चलो प्रियतमा, तुम्हें बिठा देते हैं। तुम अभी 1 घंटा पहले ही उठी हो और अभी भी थकी हुई होगी।
वह बदतमीज औरत जिसने लियू वेई के सीढ़ियों से ऊपर जाते ही बूढ़े मालिक को झट से छोड़ दिया था, उसने अब तक की सबसे बनावटी हंसी हंसी। उसकी तीखी चहचहाहट सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लियू यूजेग इतने लंबे समय तक उसे जान से मारने की कोशिश किए बिना कैसे बर्दाश्त कर रहा था। मैंने अपना सिर घुमाकर उस आदमी की ओर देखा, जिसने भौहें उठाकर मेरी ओर देखा। यह मुश्किल था, उसने कहा, और चेन ज़ी हान ने सहमति में सिर हिलाया। ये क्या बकवास है? क्या अब हर कोई आत्माओं का इस्तेमाल करने वाला बन गया है? नहीं, वांग चाओ ने आह भरते हुए कहा। तुम्हारा चेहरा अब भी भावपूर्ण है। अरे, मैंने विरोध करते हुए चिल्लाकर कहा, बोलते समय मेरे सामने जो कुछ भी दिख रहा था उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तीनों आदमी खिलखिलाकर हंसे और हवेली के प्रवेश द्वार की ओर मुड़कर चल रहे घटनाक्रम को देखने लगे। हम दोनों के आपस में बात करने के कुछ ही मिनटों के भीतर वो बाई ही ने लियू वेई की बांह को ऑक्टोपस की तरह कसकर पकड़ लिया था और छोड़ने को तैयार नहीं थी। 6 फुट 5 इंच लंबे इस विशालकाय आदमी को उसकी पकड़ से छूटने की असफल कोशिश करते देखना काफी मजेदार था। जिस तरह से उसने लियू वेई की बांह को कसकर पकड़ा हुआ था, उसे देखकर मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उसके पैर जमीन से ऊपर लटक रहे हों। मैं मुस्कुराई, उसकी मदद करने को तैयार थी, लेकिन हाथ नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि वह किसी और पर इस तरह लटकी रहे। अरे वाह, शुक्रिया वेई, मैं गुनगुनाते हुए वांग चाओ की बाहों से निकलकर सीढ़ियों पर चढ़ गई। तुम मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। दूसरी औरत की चीख सुनकर मुझे हंसी आ गई। क्या तुम्हें लगा कि तुम उसकी प्रेमिका हो? मैंने उन आदमियों को धक्का देते हुए कहा जिनकी बंदूकें अभी भी मेरी तरफ थीं और हवेली के अंदर चली गई। भगवान तुम्हारा भला करे, मैंने उसे एक चुंबन देते हुए कहा। अपने आसपास मची अफरा तफरी को नज़रअंदाज करते हुए मैं लॉबी में दाखिल हुआ और जल्दी ही एक तरफ सोफे और कुर्सियों वाला कमरा ढूंढ लिया। उस गॉथिक आधुनिक हवेली का मुख्य तल लगभग खुला हुआ था, जिसकी मैं तारीफ करने लगा। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रसोई अभी भी बंद थी, या कम से कम कहीं नजर नहीं आ रही थी। और ये तथ्य कि मैं रसोई की तलाश कर रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर सामान वहीं रखा होता था, इसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं वादा करता हूँ। मैं सोफे के बीचों बीच बैठ गया और बाकी लोगों के आने का इंतजार करने लगा। वांग चाओ सही कह रहा था, मुझे आगे कहाँ जाना है, इस बारे में घबराने से पहले सारी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। कहीं बूढ़ा गुरु और ऑक्टोपस जाना ही न चाहें। लेकिन फिर क्या लियू वेई उनके साथ ही रहेगी? मेरे दिमाग में उमड़ रहे तमाम विचारों को देखकर मैंने अपना सिर हिलाया, एक एक कदम करके। और अगर पहला कदम काम नहीं आया, तो जैसा कि मेरी दुनिया में एक मशहूर रानी ने कहा था, उन्हें केक खाने दो। मैं सोच रही थी कि मुझे कौन सी मिठाई चाहिए, तभी सबसे पहले बूढ़े मालिक बैठक में दाखिल हुए, उनके पीछे लियू वेई और वो बाई ही आए, और आखिर में बाकी सब लोग आ गए। मैंने तय किया कि इस समय की लाइम क्रम्बल खाना ही सबसे अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने उसे एक गिलास पानी के साथ निकाला और अपने सामने कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। पानी की लाइम क्रम्बल नहीं, वह तो मेरे हाथों में मजबूती से था। जैसे ही मैं ग्राहम क्रैकर क्रस्ट, खट्टी नींबू की फिलिंग और स्ट्रेसल टॉपिंग का एक टुकड़ा खाने ही वाला था, मुझे पीछे से हंसी की आवाज़ सुनाई दी। ये देखकर कि वांग चाओ मेरे दाहिनी ओर और लियू वेई, जिन्होंने ऑक्टोपस को सफलतापूर्वक हटा दिया था, मेरे बाईं ओर थे, मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरे पीछे कौन हंस रहा है। मैं उसे श्रेय देता। चेन ज़ी हान ने अपने चेहरे से मुस्कान तो तुरंत मिटा दी, लेकिन उसकी आंखों की चमक पर उसका कोई बस नहीं चला। मैंने उस आदमी को घूर कर देखा और उसके सामने ही स्वर्ग का एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। धीरे धीरे चबाते हुए मैंने अपना ध्यान वापस बूढ़े गुरु और वो बाई ही उर्फ ऑक्टोपस पर केंद्रित किया। जब मैंने देखा कि वे भी उतना ही ध्यान मुझ पर दे रहे हैं जितना मेरा ध्यान उन पर, तो मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अपनी मिठाई का एक और बड़ा टुकड़ा खाते हुए मैंने धीरे से उन्हें एक बड़ी सी मुस्कान दी। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तुम्हें पता है ना कि मालिक के निमंत्रण के बिना किसी दूसरे के घर में खाना खाना घोर असभ्यता है। ऑक्टोपस की व्यंग्यात्मक आवाज आई। लियू वेई की ओर देखते हुए मैंने पूछा, क्या मैं इसे आपके घर में खा सकता हूँ? मैंने उसकी हल्की सी आवाज़ को सहमति मानकर तीसरा निवाला लिया। मैंने एक पल के लिए अपनी प्लेट पर नज़र डाली और महसूस किया कि यह मिठाई बहुत तेज़ी से गायब हो रही है। खैर, शायद इसीलिए मेरे पास 59 और थे। क्या मैं तो खाना जमा करके रखने में विश्वास रखता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो पहले भी इस तरह की तबाही झेलने का ही नतीजा है। लो, मैंने शिष्टाचार पुलिस से कहा, मुझे घर के मालिक से खाने की इजाज़त मिल गई है। अब ठीक है,
मैंने की लाइम क्रम्बल का चौथा और आखिरी निवाला लेते हुए पूछा। ऑक्टोपस के सामने प्लेट चाटने से इनकार करते हुए मैंने उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया ताकि बचे हुए टुकड़े बाद में खा सकूं। पानी का एक घूंट लेकर मैंने कमरे में चारों ओर देखा। अब क्या? अब हम इन्हें घर ले चलते हैं। लियू वेई ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए और धीरे धीरे उसके ऊपरी हिस्से को सहलाते हुए कहा। जब तुमने ये पहली बार कहा था तभी मैंने समझ लिया था। मैंने आंखें घुमाते हुए अपने हाथ पीछे खींचते हुए गुस्से से कहा। अगर उसे लगता है कि मेरा हाथ सहलाने से मेरा तनाव या गुस्सा कम हो जाएगा तो वो गलत सोच रहा है। तनाव या गुस्से का एकमात्र इलाज मिठाई थी और उसके पास खुद मिठाई का कोई भंडार नहीं था, इसलिए उसकी किस्मत खराब थी। कौन सा घर? जब मैंने लियू वेई से यह सवाल पूछा तो वह एकदम स्तब्ध रह गया और मुझे एहसास हुआ कि मेरी तरह उसे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लियू वेई ने पीछे खड़े और चेन ज़ी हान के बगल में खड़े लियू यूजेक की ओर देखा। वे दोनों क्यों नहीं बैठे थे यह मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। लियू यूजेग ने बस अपने कंधे उचकाए और अपने दादाजी की ओर सिर हिलाया। रुको, बूढ़े आदमी को तय करना था कि हम कहाँ जाएंगे। क्या वे पागल हो गए हैं? क्या हम उन दोनों को मारकर सब कुछ खत्म नहीं कर सकते? मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।